हेलो स्टूडेंट्स। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाला तीसरा जो पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वो स्टार्ट किया है और उसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में बेसिक्स पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। उसमें एनोड में ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है, कैथोड में रिडक्शन वाली रिएक्शन होती है और हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाते हैं। ठीक है, आज वाले लेक्चर में ये डिसाइड करना सीखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट के कौन से कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एनोड पर कौन सा बनता है, कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो एक्चुअल में इसमें हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछता है वो। ठीक है, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि इस कंपाउंड के इलेक्ट्रोलिसिस के बाद रिएक्शन कौन सी होगी, या फिर एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है बेटा, तो एक्चुअल में इस पूरा जो पूरा कंसेप्ट है प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें दो कंसेप्ट है बेटा। पहली चीज कि प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा और दूसरी चीज कौन से रीजन के कारण फॉर्म होगा। वो प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो कौन से रीजन के कारण बन रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करने वाले हैं, दो अलग अलग लेक्चर्स पे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम केवल प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, उसके रीजंस को नहीं जानेंगे। रीजन सीखेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है बेटा, ऐसा कर क्यों रहे हैं मैं उसका रीजन भी समझा देता हूं आपको। एक्चुअल में होता क्या है, हर एक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का एक सिंगल रीजन नहीं होता। अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रीजंस के कारण फॉर्म होते हैं। तो बच्चे करते क्या है, कई बार मिस्टेक ये करते हैं कि एक बार कोई एक रीजन पढ़ने के बाद उसको हर जगह हर प्रोडक्ट में अप्लाई करने, हर तरीके की इलेक्ट्रोलिसिस में उस रीजन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और उसके कारण फिर गलत प्रोडक्ट आने लगते हैं। और इसीलिए हम रीजन पहले नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अलग अलग रीजन से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन रीजंस जितने भी अलग अलग तरीके के रीजंस है जिन भी केसेस में, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज वाले लेक्चर का हमारा एक ही पर्पस है, सिर्फ ये बताना कि एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, ठीक है बेटा, तो हमेशा क्या होगा, एनोड पर किसका होगा, ये एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये तो आपको क्लियर है पहले भी कि एनोड जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें ऑक्सीडेशन होगा हमेशा, और जो कैथोड होगा उसमें हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है ना, तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन कौन सी चीज का ऑक्सीडेशन होगा, एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या होता है, यूजुअली एनायन का। न्यूट्रल कंपाउंड का भी कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन जनरली ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनायन का, और रिडक्शन किसका होगा, कैथोड पर कैटायन का। ठीक है, तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, एनोड पर एनायन ए, कैथोड पर कैटायन सी। ठीक है ना, तो एनोड पर एनायन की रिएक्शन होगी, कैथोड पर कैटायन की रिएक्शन होगी। अब जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रीजन से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम तीन अलग अलग केसेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला केस क्या होगा, ये वाला केस आपको कब अप्लाई करना है, जब आपको क्वेश्चन में मोल्टन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस दिया हुआ रहेगा। ठीक है बेटा, तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको मोल्टन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस दी हुई रहती है तो आपको क्या करना है, आपको एनोड पर, ठीक है ना, एनोड पर एनायन का क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन, यही चीज जो हमने अभी सीखा। और कैथोड पर क्या करा देना है, कैथोड पर किसका, कैटायन का रिडक्शन करा देना है। ठीक है ना, तो कैथोड पर क्या होगा, कैटायन का रिडक्शन होगा। ठीक है ना, तो एनोड एनोड में क्या करना है, एनायन का ऑक्सीडेशन करा देना है, और वहीं पर कैथोड में कैटायन का क्या करना है, रिडक्शन करा देना है। अब इसको बहुत सारे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे बेटा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक, सबसे पहला केस मोल्टन सॉल्ट में हम क्या ले लेते हैं, मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl है, तो एनोड में कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, एनायन। NaCl का एनायन कौन है, NaCl का एनायन है Cl-, और NaCl का कैटायन कौन है, Na+। जब भी आपको मोल्टन सॉल्ट दिए हुए रहते हैं तो यहां पर वाटर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। वाटर जहां पर भी आएगा वहां थोड़ा बहुत केयरफुल होना होता है। अगर मोल्टन सॉल्ट क्वेश्चन में गिवन है तो एकदम सिंपल है बेटा, एनोड पर एनायन की रिएक्शन करा देना है, कैथोड पर कैटायन की रिएक्शन करा देना है, और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। तो जब हम Cl- से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
ठीक है ना। तो एक इसमें Cl एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl और Cl दोनों एटम ज्वाइन होके क्या हो जाएंगे, Cl2 बन जाएंगे। तो यहाँ Cl2 गैस बन जाएगा, ये बाहर रिलीज हो जाएगा और यहाँ एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। वैसे ही Na+ का हमें क्या कराना है बेटा, Na+ का हमें कराना है रिडक्शन। क्यों, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो किसका, कैथोड पर कैटायन का रिडक्शन कराएंगे। तो Na+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा Na। समझ में आ गया। अगर हमें नेट रिएक्शन लिखनी है, नेट रिएक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए बेटा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसे कितने कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, 2Na+ और ये हो जाएगा 2Na। ठीक है ना। पूरी रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 2Cl- 2Na+, या इसको 2NaCl भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 + 2Na में। ये नेट रिएक्शन हो गई। बट नेट रिएक्शन बहुत रेयर जगहों पर ही पूछता है। यूजुअली एनोड की रिएक्शन हमें अलग लिखनी होती है, कैथोड की रिएक्शन हमें अलग लिखनी होती है। ठीक है, नेट रिएक्शन के लिए बस आप दोनों को ऐड कर दोगे तो फाइनल रिएक्शन आ जाएगी। समझ में आया बेटा। बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना है, एनोड पर जो भी होगा एनायन उसे ले लेना है, कैथोड पर जो भी होगा कैटायन उसे ले लेना है। एनायन का ऑक्सीडेशन, कैटायन का रिडक्शन। ठीक है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। समझ में आया क्या। एक एग्जांपल और करवा रहा हूं बेटा मैं, यहां देखना। मोल्टेन CaBr2 दिया हुआ है। मोल्टेन CaBr2 में एनायन कौन होगा, Br- हो जाएगा। ठीक है ना, एनायन कौन होगा, Br- होगा। कैटायन कौन होगा, Ca2+ होगा। तो एनोड पर एनायन ले लिया, कैथोड पर कैटायन ले लिया। अब एनोड पर क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो Br- का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Br2 में, और ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। वैसे ही कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैटायन का रिडक्शन हो जाएगा। कैटायन का रिडक्शन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Ca में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। बहुत सिंपल सी चीज है। एनोड पर एनायन ले लेना है, कैथोड पर कैटायन ले लेना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन करा देना है और कैथोड पर रिडक्शन करा देना है। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया है बेटा तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल खुद से ट्राई कर सकते हो क्या। यहाँ देखना, मोल्टन AlCl3 दे रखा है। एनोड पर किसको ले लेंगे, एनायन को, मतलब फिर से Cl- को। कैथोड पर किसको, कैटायन को ले लेंगे। कैटायन कौन सा है, Al3+ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे Cl- को, तो ये क्या हो जाएगा, 2Cl- से बनेगा Cl2 प्लस ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं पर Al3+ के रिडक्शन में हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये Al में। समझ में आया। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमें और क्या पूछता है कि जो एनोड है उसमें कौन डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो। जब भी क्वेश्चन में आएगा कि डिस्चार्ज किस आयन का हुआ है तो आप क्या बोलोगे, एनोड पर एनायन डिस्चार्ज हुआ है, कैथोड पर कैटायन का डिस्चार्ज हुआ है। डिस्चार्ज होने का कहने का मतलब क्या है, उन्होंने या तो रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया या फिर ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर लिया है। समझ में आया बेटा। तो कई बार इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं कि यहां पर जो भी आयंस उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे हम बोल देंगे कि उन आयन का क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है। क्लियर है। तो जहां पर भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा कि कोई एक आयन इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्चार्ज हुआ है, उसका मतलब उस आयन ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, आयन में कोई रिएक्शन हो गई है, वो रिएक्शन रिडक्शन की भी हो सकती थी और वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन की भी हो सकती थी। समझ में आया बेटा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं मोल्टन सॉल्ट के केस के लिए। आप खुद से ट्राई करना बेटा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोल्टन NaF का दिया है। ठीक है, खुद से प्रोडक्ट बना सकते हो क्या, देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। एनोड पर क्या हो जाएगा, एनायन, ये हो जाएगा F-। कैथोड पर कौन हो जाएगा, कैटायन, ये हो जाएगा Na+। अब क्या करना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन करा देना है। तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये F2 में, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, वैसे ही जब Na+ का रिडक्शन कराएंगे तो ये Na+ + 1 इलेक्ट्रॉन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में। क्लियर हो गया बेटा। अब इस एग्जाम्पल से हम दोबारा उस स्टेटमेंट को देखेंगे जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। याद होगा हम जब रिएक्शन पढ़ रहे थे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें ये देखा था कि फ्लोराइड आयन को कोई और दूसरा केमिकल ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता।
ठीक है ना। कोई भी दूसरा केमिकल जो है, वो कोई भी केमिकल इस F- को ऑक्सीडाइज कराने का काम नहीं कर सकता, लेकिन वो काम कौन कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा है कि नो केमिकल कैन ऑक्सीडाइज F- टू F2 बट इट कैन बी अचीव्ड ओनली इलेक्ट्रोलिटिकली। कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस करवाकर हम F- से F2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, F- का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो F- टू F2 ये कन्वर्जन क्या, कहां से पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल ओनली इलेक्ट्रोलिटिकली, या इलेक्ट्रोलिसिस से पॉसिबल है। ये कोई केमिकल ये काम नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो ये बहुत ज्यादा कई बार इलेक्ट्रोलिसिस का यूज हो जाता है, क्योंकि कुछ रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो सकती, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उनको करवाने के लिए हम फिर किन का यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। ठीक है। डिटेल में हम एप्लीकेशन नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर का हमारा मेजर फोकस क्या है? सिर्फ ये बताना कि एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बना है, कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बना है। अब जब इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि मोल्टन NaF का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट होगा, कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे? एनोड पर बनेगा F2, कैथोड पर बनेगा Na। तो ये पहला केस बहुत ही सिंपल केस था बेटा, इसीलिए क्योंकि यहाँ कोई दूसरे आयन, कोई दूसरे कैटायन यहाँ इसके कंपटीशन में नहीं थे। जो भी एनायन था, एक ही चीज का ऑक्सीडेशन हो सकता था, उसका ऑक्सीडेशन हमने एनोड में करा दिया। एक ही चीज का रिडक्शन हो सकता था, उसका हमने कैथोड में रिडक्शन करा दिया। लेकिन थोड़ा बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इन केस अगर आपको एक्वेस सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है तो। ठीक है। तो नेक्स्ट जो केस देख रहे हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी केस के देखने को मिलेंगे बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट केस है इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है। एक्वेस सॉल्यूशन का केस। एक्वेस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होगा? जैसे मान लेते हैं हमने एक्वेस NaCl लिया, ठीक है ना। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या लिया था? हमने लिया था मोल्टन NaCl। लेकिन अब यहाँ एक्वेस सॉल्यूशन वाला एग्जांपल लेंगे। एक्वेस NaCl में क्या हो जाएगा? Na+ तो होगा ही, Cl- तो होगा ही, लेकिन साथ में इनके कंपटीशन के और कौन आ जाएगा? वाटर भी आ जाएगा। तो मेन चीज हमें ये डिसाइड करनी होती है कि यहाँ वाटर रिएक्ट करेगा या फिर वो आयन से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि H2O का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और H2O का रिडक्शन भी हो सकता है। क्लियर है? दोनों के लिए अलग रिएक्शन होती है। H2O के रिडक्शन से कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा, H2O के ऑक्सीडेशन से कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा। हम प्रोडक्ट निकालना भी सीखेंगे, लेकिन हमें पहले डिसाइड करना होगा जब भी एक्वेस सॉल्यूशन होगा तो कि आयन उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या वाटर उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना। तो एनोड और कैथोड में कौन पहले पार्टिसिपेट करेगा, कौन बाद में पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए हमने एक सीरीज लिख रही है। ठीक है। एनोड में ये कुछ आयंस की सीरीज लिखी है, ये बहुत ज्यादा आयन नहीं है। कैथोड में ज्यादा आयंस है, क्योंकि हमें मेटल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और कैथोड में तो वो जो सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी, ये एग्जैक्टली वही है जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीखा था। क्या सीखा था? लिली के भद्दे काले नाखून, मांगती है अल्कोहलिक पानी में जिंदा क्रैब, फिर नहीं सुना प्रभु ने। ठीक है। हाइड्रोजन था, कौन आई आगे वाला था पूरा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेटल को रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है। ठीक है। ये जो भी मेटल के कैटायन है, इनको रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है, या रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है। वहीं पर यहां पर जो एनोड है, इसमें एनायन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है। ठीक है ना। क्लियर है? तो यहां पर ये जो ऑर्डर है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है। लेकिन आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस आपको ये ट्रेंड याद रखना है। ठीक है। और ये रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है। ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू से क्या चेंज आता है, ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा काम सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है। आपको क्या ध्यान में रखना है? दोनों ही सीरीज में जो बाद में आ रहा है उसकी रिएक्शन पहले हो जाएगी। ठीक है ना। दोनों सीरीज में जो बाद में आ रहा है उसकी रिएक्शन पहले हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना। जो सीरीज में बाद में आ रहा है उसकी रिएक्शन पहले हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमारे पास ये फॉस्फेट है और हमारे पास ये फ्लोराइड है,
दो आयन सॉल्यूशन में है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में पहले किसकी रिएक्शन हो जाएगी, F माइनस की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर ये OH माइनस और या फिर H2O है, ये H2O और ये एसीटेट आयन दोनों सॉल्यूशन के अंदर अगर प्रेजेंट है तो पहले किसकी रिएक्शन होगी, एसीटेट आयन की। समझ में आ गया, पहले किसकी रिएक्शन हो जाएगी, एसीटेट आयन की। वैसे ही अगर हमारे पास Cl माइनस है, I माइनस है, या Cl माइनस और वाटर है, वाटर और Cl माइनस है, तो बाद में कौन आ रहा है, Cl माइनस आ रहा है, उसकी रिएक्शन पहले हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना, जो दोनों सीरीज में जो बाद में आ रहा है उसकी रिएक्शन पहले हो जाएगी। ठीक, वैसे यहां देखना, जैसे अगर हमारे पास कैल्शियम 2+ है और हमारे पास ये वाटर है, मेन वाटर के साथ ही कंपैरिजन करना होगा हर बार एक्वेस सॉल्यूशन में। तो कैल्शियम 2+ है और वाटर है, दोनों में पहले कौन आ रहा है, Ca2+, बाद में कौन आ रहा है, H2O, बाद में जो आएगा उसकी रिएक्शन हो जाएगी। मतलब जब भी वाटर के अंदर कैल्शियम 2+ प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन पहले वाटर की होगी। ठीक है, अगर हमारे पास वाटर भी प्रेजेंट है और हमारे पास Ag+ भी प्रेजेंट है, वाटर और Ag+ में बाद में कौन आ रहा है बेटा, Ag+ आ रहा है, तो रिएक्शन किसकी पहले होगी, Ag+ की होगी। समझ में आ गया क्या, तो दोनों सीरीज में, ये वाली सीरीज तो आपको पहले से ही याद है क्योंकि ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ रखा था। इस सीरीज में कुछ आयंस लिख दिए, हमने केवल उन्हीं आयंस को लिखा है जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी आयंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यूजुअली जो भी आयंस हमारे क्वेश्चंस में आते हैं उनको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है बेटा। ठीक है, पहले तो हमने ये सीख लिया कि दोनों सीरीज में जो आयंस बाद में होंगे उनकी रिएक्शन पहले हो जाएगी। ठीक है, ये है वाटर, ठीक है ना, मेन इसी के साथ कंपैरिजन करना होगा। मतलब जब भी वाटर के साथ नाइट्रेट सल्फेट फॉस्फेट आएगा तो नाइट्रेट सल्फेट फॉस्फेट की रिएक्शन नहीं होगी, H2O की होगी। जब भी H2O के साथ बाकी हेलाइड आयन आएंगे, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो पहले Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस का रिएक्शन हो जाएगा, ये H2O की रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन की। कहां पर, एनोड पर। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे एग्जाम्पल में वो समझेंगे बेटा, अभी बस आपको यहां पर केवल इतना सीखना था कि कौन सा आयन H2 के पहले रिएक्ट करेगा और कौन सा आयन बाद में। तो H2 के बाद वाले यहां पर जो भी हैं उनकी रिएक्शन H2 के पहले हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जब भी H2O की रिएक्शन होगी तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, आयन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो क्लियर है। ठीक है, जो भी मेटल के आयंस जो रहते हैं, जैसे Li+ का अगर रिडक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये लिथियम में कन्वर्ट होगा, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वाटर के केस में आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो जब भी H2O का रिडक्शन होगा, H2O जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, H2 में। ठीक है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है यहां पर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा किस में बेटा, H2 में। और कौन सा आयन बनाएगा, OH- आयन बनाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर H2O का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, H2O का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, या ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है बेटा, O2, और साथ में और क्या बना लेगा, ये 4H+, और साथ में और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, कौन से, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या दिख रहा है, जब भी H2O का रिडक्शन होगा किसी भी जगह पर, कैथोड पर, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर ही रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो जब भी उसका रिडक्शन होगा तो प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे, हमेशा प्रोडक्ट बनाओगे H2 गैस। क्लियर हो गया, ठीक है, वैसे ही जब भी H2O का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो H2O के ऑक्सीडेशन से आप प्रोडक्ट कौन सा बनाओगे, ऑक्सीजन गैस। तो ये तो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे। सॉल्यूशन के अंदर अंदर कौन रहेगा, जब भी H2O का रिडक्शन होगा तो OH- बनेगा, जब भी H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो H+ बनेगा। तो सॉल्यूशन बेसिक भी बन सकता है, एसिडिक भी बन सकता है, डिपेंड करता है H2O ने कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। अगर H2O ने सिर्फ रिडक्शन में पार्टिसिपेट किया, ऑक्सीडेशन में नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- बढ़ेगा, बेसिक नेचर सॉल्यूशन का बढ़ेगा, क्योंकि क्या बन रहा है, और एक्स्ट्रा क्या बनेगा, OH- बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर H2 ने सिर्फ ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट किया है तो साथ में कौन सा आयन बनेगा, H+ आयन बनेगा, और जब H+ आयन बनेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, पीएच कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना बेटा, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, अगर H2O ने, अगर H2O का ओनली रिडक्शन हुआ है, ठीक है, H2O का ओनली रिडक्शन हुआ है तो क्या हो जाएगा, H2 फॉर्म होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- बढ़ेगा।
ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है साथ में, H2 गैस के साथ और क्या है, OH माइनस भी तो है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्चुअल में pH की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी वैसे वैसे pH की वैल्यू बढ़ेगी, या POH कम हो जाएगा, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, pH बढ़ेगा लेकिन POH क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे जैसे अगर H2 का ओनली रिडक्शन हो रहा है तो, वैसे ही अगर H2O का ओनली ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब रिडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, O2 फॉर्म होगा। और साथ में सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, यहां पर जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जब बढ़ेगा तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। pH की वैल्यू अगर कम होगी तो POH बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन में कि H2O का ही ऑक्सीडेशन हो जाए और H2O का ही रिडक्शन हो जाए। अगर H2O का ऑक्सीडेशन और H2O का रिडक्शन दोनों साथ में चल रहे हैं तो फिर pH चेंज नहीं होगा। अगर पहले एसिडिक है तो बाद में भी एसिडिक रहेगा, पहले न्यूट्रल है तो बाद में भी न्यूट्रल रहेगा, पहले बेसिक है तो बाद में भी क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। जब 4 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो रहा है तो 4 OH माइनस बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 4 H प्लस बनेंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस बनेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और pH चेंज नहीं होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि वो न्यूट्रल रहेगा, pH चेंज नहीं होगा, पहले जितना भी pH रहेगा बाद में भी उतना ही pH रहेगा। नेट pH की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड के आसपास तो OH माइनस या H प्लस की क्वांटिटी बढ़ सकती है, थोड़े से जगह पर pH ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पूरे सॉल्यूशन का जो pH रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। अगर H2 का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। क्लियर है, तो तीसरा केस क्या देख लेंगे हम, H2O ने अगर पार्टिसिपेट किया है बोथ रिडक्शन में भी, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन भी एंड ऑक्सीडेशन भी, तो ऐसे केस में pH चेंज नहीं होता, नो चेंज इन pH, क्योंकि इक्वल नंबर में H प्लस और OH माइनस बनेंगे जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। समझ में आया। इसके अलावा कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन पर अगर कोई आयन दे दिया है तो फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। अब इसके बाद एग्जांपल देखेंगे। तो एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में अगर कहीं पर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चीज दे रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, H2SO4, तो नॉर्मली हमने क्या बोला था अभी, इन बिटवीन SO4 2 माइनस H2O। ठीक है ना, अभी हमने क्या बोला था बेटा, अगर आपको ये डिस्चार्ज का अगर ऑर्डर मिलेगा आपको, एनोड पर कौन से एनायन डिस्चार्ज होते हैं तो उनका अगर डिस्चार्ज का ऑर्डर देखोगे तो H2O और SO4 2 माइनस में पहले रिएक्शन किसकी होनी चाहिए, H2O की, क्योंकि H2O बाद में आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि H2 बाद में आ रहा है तो उसकी रिएक्शन पहले होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस हाई है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस की रिएक्शन हो जाएगी। SO4 2 माइनस विल टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन। ये तो हो गई थ्योरी वाला पार्ट बेटा। अब एग्जांपल से इसको समझेंगे कि अभी जो भी थ्योरी पढ़ी है इसकी हेल्प से कैसे हमें प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, विल टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन बिफोर H2O। नॉर्मली तो वैसे H2O की रिएक्शन होती है, बट ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ये आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा सल्फेट। अदरवाइज सल्फेट और H2 में पहले रिएक्शन किसकी होगी, H2 की। जब क्वेश्चन में वो साफ साफ मेंशन करके देगा कि किसी एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो फिर हमें उस आयन के रिएक्शन करानी है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बेटा ताकि अभी जो थ्योरी पड़ी हुई है, ठीक है, ये आपको अप्लाई करते आ जाए। पहली चीज ये एनोड और कैथोड का जो ऑर्डर है वो ध्यान में रखना है। रिएक्शन लिखने के लिए, रिएक्शन लिखने के लिए H2 के ऑक्सीडेशन और H2 के रिडक्शन से क्या प्रोडक्ट लिखेंगे हम, ये आपको पता रहना चाहिए। तीसरी चीज, अगर कहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड मेंशन कर रखा है किसी आयन के बारे में तो फिर उसकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमें अब क्या बोला है, एक्वियस NaCl का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट बनाना है। एक्वियस NaCl का प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, एक्वियस NaCl का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो यहां पर क्या करना है, एक्वियस NaCl में एनोड पर कौन होगा, एनायन,
कैथोड पर कौन होगा? कैटायन। वहां पर Cl माइनस और यहाँ पर Na प्लस तो होगा, लेकिन 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 एक्वियस होने के कारण दोनों में ही, और साथ में कंपटीशन में कौन रहेगा? वाटर रहेगा। Cl माइनस और H2O, Na प्लस और H2O। कंपटीशन में कौन है? अब साथ में वाटर रहेगा। एनोड पर भी कंपटीशन में हमेशा H2O रहेगा जब एक्वियस सॉल्यूशन रहेगा, और कैथोड पर भी हमेशा कंपटीशन में H2O लेना पड़ेगा, हमेशा चेक करना पड़ेगा। तो Cl माइनस और H2O में पहले रिएक्शन किसकी होगी? किसकी होगी बेटा? अगर हम देखें Cl माइनस और H2O में, Cl माइनस और H2O में, Cl माइनस और H2O में बाद में कौन आ रहा है? Cl माइनस आ रहा है, तो उसकी रिएक्शन पहले हो जाएगी। क्लियर है? दोनों सीरीज में ध्यान रख लेना है आपको बेटा, जो बाद में आ रहा है, जो बाद में आएगा उसकी रिएक्शन पहले होगी, जो बाद में आएगा उसकी रिएक्शन पहले होगी। ठीक है ना? जो बाद में आएगा उसकी रिएक्शन पहले होगी। तो यहां पर H2O और Cl माइनस में, H2 और Cl माइनस में बाद में कौन आ रहा है? Cl माइनस, मतलब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन किसकी होगी? Cl माइनस की। वैसे ही अगर कैथोड पर रिडक्शन की बात करेंगे तो Na प्लस और H2 में, Na प्लस और H2 में बाद में कौन आ रहा है? H2 आ रहा है, तो रिएक्शन किसकी होगी बेटा? H2O की होगी। समझ में आया क्या? ठीक है, कैसे यूज करना है समझ में आ गया होगा आपको इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जब भी Cl माइनस और H2O रहेगा तो रिएक्शन किसकी होगी? Cl माइनस की होगी, H2O की नहीं, क्योंकि वो एनायन के डिस्चार्ज वाले ऑर्डर में Cl माइनस बाद पे आ रहा था। ठीक है, वैसे ही Na प्लस और H2O में, Na प्लस और H2O में जो कैथोड है, कैथोड के जो डिस्चार्ज वाला जो ऑर्डर पढ़ा था हमने, उसमें बाद में कौन आ रहा है? वाटर बाद में आ रहा है, तो रिएक्शन वाटर की होगी, Na प्लस की नहीं। समझ में आ गया? अब अगर ऐसा है तो हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब यहां पर एनोड में जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो Cl माइनस के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बेटा? Cl2। ये तो अभी भी लिखना सीखा था हमने। और वैसे ही अभी हमने H2O का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की रिएक्शन सीखी है, तो कैथोड में कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन की रिएक्शन होगी। रिडक्शन की रिएक्शन होगी तो ये क्या बनेगा? रिडक्शन की रिएक्शन से ये बनेगा बेटा H2, और क्या बनेगा? ये 2OH माइनस। एक मिनट, यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसके रिडक्शन से क्या बनेगा? ये H2, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 2OH माइनस। समझ में आया? तो यहाँ हमने अभी जो थ्योरी पढ़ी थी एक्वियस सॉल्यूशन वाली, उसको कैसे अप्लाई करके आप बताओगे कि कौन से आयन का डिस्चार्ज हुआ है और प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये समझ में आया बेटा? ठीक है, सबसे मेन काम जो है वो ये डिसाइड करना है कि वाटर और उस आयन में पहले रिएक्शन किसकी होगी। क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो Na प्लस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर Na प्लस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो यहां सॉल्यूशन में देखना, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये एनोड है, ठीक है, और यहां पर दूसरी चीज क्या है? कैथोड है। यहां पर जो रिएक्शन हुआ, कैथोड पर कौन सा बना? H2 गैस बना। एनोड पर क्या बना? Cl2 गैस बना। ये दोनों गैसेस हैं, ये दोनों तो बाहर उड़ जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या रहेगा? सॉल्यूशन में क्या बना? OH माइनस रह गया है, सॉल्यूशन में नया OH माइनस आ गया है, और Na प्लस तो पहले से ही था, Na प्लस तो पहले से ही था, तो बहुत टाइम के बाद इसमें ढेर सारा क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से, एक्वियस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बन सकता है? NaOH बन सकता है। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो OH माइनस बन रहा है, H प्लस नहीं बन रहा है, OH माइनस बन रहा है। तो OH माइनस बनने के कारण ये जो सॉल्यूशन है कौन से नेचर का हो जाएगा? एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्यों बढ़ेगा समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या बन रहा है? OH माइनस बन रहा है। H2O ने ओनली रिडक्शन में पार्टिसिपेट किया है, पढ़ा था हमने। अगर वो सिर्फ रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा? बेसिक नेचर आएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, और इस रिएक्शन को कहां यूज कर सकते हैं? कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर NaOH, कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर NaOH, NaOH बनाने के लिए। ठीक है ना, कुछ जगहों पर हम NaOH बनाने के लिए इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में बाद में बहुत ज्यादा क्या रह जाएगा? NaOH ही बाकी रह जाएगा। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो Cl माइनस तो पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ NaOH सॉल्यूशन रहा होगा।
उसको क्रिस्टलाइज करके या वाटर को वेपराइज करके हम सॉलिड NaOH भी बना सकते हैं फिर। क्लियर हुआ बेटा? अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो एग्जाम्पल है किसके बारे में है, एक्वियस NaNO3। फिर से ये देख लेते हैं, एनोड में पहले कौन रिएक्ट करेगा, कैथोड में कौन रिएक्ट करेगा, उसके बाद रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एनोड पर हमें क्या लेना है, एनायन। एनायन कौन है बेटा, NO3 माइनस। कैथोड पर क्या लेना है, कैटायन। कैटायन कौन है, Na प्लस। लेकिन क्योंकि एक्वियस NaNO3 दिया है तो कंपटीशन में हमेशा कौन रहेगा, वाटर तो रहेगा। तो NO3 माइनस के साथ यहाँ वाटर भी है, यहाँ Na प्लस के साथ वाटर भी है। अब हमें ये डिसाइड करना है दोनों में कि H2O और NO3 माइनस में पहले कौन रिएक्ट करेगा। तो हमने जो डिस्चार्ज का ऑर्डर पढ़ा था एनायन में, NO3 माइनस ये है, वाटर ये है। NO3 माइनस और वाटर में बाद में कौन आ रहा है बेटा, वाटर आ रहा है। बाद में अगर वाटर आ रहा है तो रिएक्शन किसकी होगी, वाटर की होगी। एक मिनट बेटा, ठीक है। तो रिएक्शन किसकी होगी, वाटर की होगी, NO3 माइनस की नहीं, ठीक है। Na प्लस और H2O में अभी देखा था हम लोगों ने, Na प्लस और H2O में, Na प्लस यहाँ पर है, H2O यहाँ पर है, दोनों में पहले कौन आ रहा है, Na प्लस, बाद में कौन आ रहा है, H2। तो बाद वाले की रिएक्शन पहले होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर Na प्लस और H2 में रिएक्शन किसकी होगी, H2O की होगी, Na प्लस की नहीं। जो भी बाद में है उसकी रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, H2O का ही ऑक्सीडेशन होगा, H2O का ही रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ H2O का जब एनोड पर क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, तो इससे क्या बन जाएगा, ये O2 बन जाएगा बेटा, ठीक है। और एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? वैसे ही H2 का क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे। इसका अगर रिडक्शन करा देंगे तो ये हो जाएगा 4H2O, रिडक्शन 4 इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा ये 2H2, ठीक है, प्लस 4OH माइनस, ठीक है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट कौन से होंगे, एनोड पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो O2 होगा, कैथोड पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो H2 होगा, ठीक है। पीएच कोई चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि जितना H प्लस वहां पर बन रहा है एक इलेक्ट्रोड पर एनोड पर, उतना ही OH माइनस कैथोड पर बन रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि दोनों की जगह 4-4 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों जगह 4 इलेक्ट्रॉन से 4H प्लस और 4OH माइनस बना है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, नो चेंज इन पीएच हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोड के आसपास थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन पूरे नेट इफेक्ट देखेंगे अगर पूरे सॉल्यूशन का, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा पीएच चेंज पर। जब हमें प्रोडक्ट पूछेगा तो आपको पता रहना चाहिए कि एनोड पर क्या बन रहा है, कैथोड पर क्या बन रहा है। क्लियर हुआ बेटा? अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, थर्ड है, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट लिख रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। जब तक कॉन्सेंट्रेटेड नहीं देगा, नहीं लिखेगा, हम उस ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एनोड पर एनायन लेना है, एनायन कौन है, SO4 माइनस। कैथोड पर क्या लेना है, कैटायन, इसका कैटायन कौन है, H प्लस। SO4 माइनस के साथ लेकिन कॉम्पिटिशन में H2O रहेगा, क्योंकि एक्वियस सोल्यूशन है। डाइल्यूट बोला है मतलब वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो H प्लस के साथ और क्या रहेगा, यहाँ पर H2O रहेगा। अब हमें डिसाइड करना है दोनों में रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, SO4 माइनस और H2O। SO4 माइनस और H2O दोनों में बाद में कौन आ रहा है बेटा, H2O, तो उसकी रिएक्शन होगी। जो भी बाद में आ रहा है उसकी रिएक्शन होगी। SO4 माइनस और H2O में H2O बाद में आ रहा है तो इसकी रिएक्शन होगी। SO4 माइनस उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। H प्लस और H2O में, H प्लस और H2O में आप किसी को भी ले लो, फाइनल प्रोडक्ट वही आएगा। क्यों, क्योंकि H प्लस और H2O में अगर हम देख लें तो प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है। वैसे तो H प्लस और H2, ये H2 है और ये H प्लस है, रिएक्शन किसकी होनी चाहिए, H प्लस की होनी चाहिए, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा देंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि H2 का भी रिडक्शन कराते तो H2 ही बनता, H प्लस का रिडक्शन करा देंगे तो भी H2 ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है, H2 का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H2 का ही ऑक्सीडेशन होगा, तो H2 के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, ये O2 प्रोडक्ट हो जाएगा। वैसे ही H प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, H प्लस के रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा H2। तो इसमें सेम प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं फिर से, एनोड पर O2 बनेगा और कैथोड पर H2 बनेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले सॉल्यूशन क्या था, पहले सॉल्यूशन क्या था, पहले H2SO4 था, पहले एसिडिक था।
H2 और O2 दोनों जगह H2 की रिएक्शन हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पीएच चेंज होगा क्या? नहीं, पहले अगर एसिडिक था तो बाद में भी क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। जितना यहाँ पर H प्लस बन रहा है उतना ही H प्लस यहाँ पर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पूरी बैलेंस करके रिएक्शन लिखेंगे H2O के ऑक्सीडेशन से, तो H2O के ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा? ये O2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4H प्लस और ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ H प्लस बन तो रहा है लेकिन उतना ही H प्लस यहाँ खत्म भी हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट 0 रहेगा, ठीक है। जब तक H2SO4 बचा रहेगा तब तक वो एसिडिक रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अब यहाँ क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन साफ साफ लिखा है। यहाँ एनोड में क्या हो जाएगा? एनायन SO4O2 माइनस, कैथोड पर कौन हो जाएगा? कैटायन, ये H प्लस। लेकिन क्योंकि एक्वियस रहेगा तो साथ में यहाँ कौन रहेगा? H2O रहेगा। लेकिन 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 क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है? कॉन्सेंट्रेटेड मेंशन कर रखा है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड मेंशन कर रखा है तो किसकी रिएक्शन होगी बेटा? SO4O2 माइनस की होगी, H2O की नहीं। तो यहाँ H2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ध्यान रखना। इसलिए मैंने डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के क्वेश्चन साथ में लिए हैं। यहाँ जब डाइल्यूट था तो SO4 2- के पहले कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था? वाटर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर SO4 2- और H2 में रिएक्शन में पहले कौन पार्टिसिपेट करेगा? सल्फेट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उसका ज्यादा है। सल्फेट की रिएक्शन कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, ये एनसीईआरटी ने भी दे रखा है बेटा, तो इसको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट होता है S2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का आयन है, परऑक्सो डाइसल्फेट है ये, ठीक है। परऑक्साइड आयन रहते हैं इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके ऑक्सीडेशन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं इसमें। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम ही रहेगा दोनों जगह, ठीक है ना। तो जब भी सल्फेट दिया रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लिखा हुआ रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो आपको सल्फेट का ऑक्सीडेशन कराना है, वाटर का नहीं, ठीक है। और आप जब भी सल्फेट का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे बेटा? S2O8 2-। समझ में आ गया? इसको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक। नेक्स्ट, H प्लस या H2 किसी का भी रिएक्शन करा दें, प्रोडक्ट सेम ही बनने वाला है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या हो जाएगा? ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये एनोड का प्रोडक्ट हो गया S2O8 2-, कैथोड का प्रोडक्ट हो गया कौन? H2। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या है? एक्वेस कॉपर सल्फेट। अब यहां देखना, एक्वेस कॉपर सल्फेट में एनोड में क्या ले लेंगे? एनायन ले लेंगे। एनायन कौन सा हो गया? SO4 2-। कैथोड पर कौन ले लेंगे? कैटायन ले लेंगे, Cu2+। लेकिन साथ में और क्या रहेगा? वाटर तो रहेगा ही, क्योंकि एक्वेस दिया हुआ है। अब हमें पता करना है यहाँ कोई कॉन्सेंट्रेटेड या कुछ भी दिया है क्या? नहीं। सल्फेट और H2O में रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? बाद में कौन आता है? वाटर। तो रिएक्शन किसकी होगी? वाटर की होगी, सल्फेट की नहीं होगी। कॉपर और H2O में बाद में कौन आता है बेटा? Cu2+ आता है, H2O नहीं, ठीक है ना। एक्चुअल में यहां पर हमें जो ऑर्डर देखना था वो कौन सा है? ये यहाँ SO4 2- और H2 में H2 बाद में है, यहाँ पर H2O और Cu2+ में Cu2+ काफी बाद में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो रिएक्शन किसकी होगी? Cu2+ की होगी। जो भी बाद में आएगा रिएक्शन उसी की होने वाली है। अब हम क्या करेंगे? जब यहाँ रिएक्शन लिखेंगे तो H2O का ऑक्सीडेशन करवा देंगे। H2O के ऑक्सीडेशन से आपको पता है क्या बनाना होता है? O2 बनता है, ये बनेगा 4H+ और क्या रिलीज करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। वहीं पर कैथोड में क्या कराना होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? Cu2+ का होगा। तो Cu2+ के रिडक्शन के लिए रिएक्शन कैसे लिखेंगे? Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? Cu। समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये 6 वाला एग्जांपल क्या है? एक्वेस AgNO3। खुद से सॉल्व कर पाओगे क्या? खुद से ट्राई करना, खुद से रिएक्शन लिखने का भी ट्राई करना बेटा। एक्वेस AgNO3 में क्या है? एनोड में कौन रहेगा? एनायन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, यहाँ पर NO3-, और कैथोड पर क्या लेते हैं? कैटायन Ag+। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक्वेस लिखा हुआ है, तो एक्वेस जब भी लिखा हुआ रहेगा तो साथ में हमेशा आप क्या लोगे बेटा? H2O लोगे, ठीक है। साथ में हमेशा क्या लोगे? H2 लोगे। अब NO3- और H2O में बाद में कौन आता है? वाटर आता है, तो रिएक्शन वाटर की होगी। जो भी बाद में आएगा उसकी रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो यहाँ NO3- रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन Ag+ और H2O में बाद में कौन आता है? Ag+ आता है, ठीक है ना। Ag+ काफी बाद में आता है वाटर के, तो रिएक्शन होगी Ag+ की, H2O की नहीं, ठीक है। अब अगर इसका प्रोडक्ट लिखेंगे
तो फिर से लिख सकते हैं H2O का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा O2, फिर बनेगा ये 4H+, और क्या रिलीज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। यहीं पर कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, रिडक्शन की कराएंगे, रिडक्शन किसका होगा, Ag+ का होगा, तो ये हो जाएगा Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Eg में। समझ में आया बेटा। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ नीचे कैथोड में H2 की रिएक्शन नहीं हो रही है, केवल एनोड में हो रही है, केवल एनोड में हो रही है, तो क्या बन रहा है, H+ बन रहा है, H+ बन रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, H+ ज्यादा बनने के कारण सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, pH कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, H2O ओनली रिडक्शन में ओनली ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसे केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ेगा तो इससे इसके कारण pH की वैल्यू कम हो जाएगी। और एक्चुअल में प्रोडक्ट में कौन सा एसिड बनेगा, अगर pH कम हो रहा है, H+ बन रहा है, मतलब एसिडिक है। किसकी रिएक्शन नहीं हुई थी, NO3- की रिएक्शन नहीं हुई थी, और कौन सा आयन आ रहा है, Ag+ तो खत्म हो रहा है, आयन जो आ रहा है वो है H+, तो एक्चुअल में जो एसिड बनेगा सॉल्यूशन के अंदर वो कौन सा हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन में जो एसिड बनेगा वो कौन सा होगा, HNO3। क्लियर हुआ। अब इसी में लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर तीसरे वाले केस पर चलेंगे, सबसे लास्ट केस पर। सेवंथ वाला क्या है, एक्वियस CH3CO- और Na+ दिया हुआ है। एक्चुअल में ये वाली जो रिएक्शन होती है बेटा, ये हम पढ़ते हैं एल्केन वाले चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, ठीक है। एक्वियस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के बाद जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का ही यूज है वहां पर जो हम एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना है इसे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन में हम दोबारा देखेंगे बेटा इसे, ठीक है। यहाँ पर एनोड में कौन है, एनायन CH3CO- और कैथोड में कौन है, कैटायन, यहाँ क्या है Na+। क्योंकि एक्वेस दिया हुआ है तो यहाँ रिएक्शन किसकी होगी, एक्वेस दिया हुआ है, मतलब कंपटीशन में हमेशा साथ में कौन रहेगा, H2O। एसिटेट आयन और H2O में रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, याद होगा, यहाँ डिस्चार्ज का जो हमने ऑर्डर पढ़ा था, वहां पर एसिटेट और वाटर में बाद में कौन आ रहा है, वाटर आ रहा है। अगर बाद में वाटर आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, एसिटेट आयन आ रहा है, तो रिएक्शन किसकी होगी, एसिटेट आयन की होगी, ठीक है ना। बाद में कौन आ रहा है, एसिटेट आयन आ रहा है, तो रिएक्शन किसकी होगी, एसिटेट आयन की होगी, वाटर की नहीं होगी। Na+ और H2 में बाद में कौन आता है, H2 आता है, रिएक्शन H2O की होगी, Na+ की नहीं होगी। अब यहाँ जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, एसिटेट आयन का जब हम प्रोडक्ट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन के बाद जब प्रोडक्ट बनाएंगे CH3CO- जो है, यहाँ एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये CO- अलग हो जाता है, ये बना लेता है CO2, ठीक है ना। ये वाला जो कार्बन वाला चेन है ये आपस में ज्वाइन करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये क्या बनेगा, CH3CH3, ये बनाएगा क्या चीज, इथेन। तो एक्चुअल में इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें 2 CO2 बनते, 2 मॉलिक्यूल से 2 CO2 बाहर जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं इसलिए इस रिएक्शन को, क्योंकि CO2 बाहर जाता है। हाइड्रोकार्बन में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पर, लेकिन ये जो कार्बन की चैन है, यहाँ से CO- निकलकर जो भी कार्बन की चैन रहेगी वो ऐसे डबल हो जाएगी। यहाँ एक CH3 बच रहा था, तो CH3 और CH3 कंबाइन होके ये क्या बना लेंगे, इथेन बना लेंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद Na+ और H2O में जो रिडक्शन होगा वो किसका होगा, H2O का होगा। तो H2O के रिडक्शन से हम क्या बनाते हैं बेटा, H2O के रिडक्शन से हम बनाते हैं क्या, H2, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर क्या बनता है, कैथोड पर क्या बनता है, तो एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एल्केन बनता है, कैथोड पर क्या बनता है, H2 गैस बनता है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन का बेसिसिटी बढ़ता है, यहाँ OH- बन रहा है, OH- बढ़ने के कारण जैसे जैसे इसमें रिएक्शन बढ़ती है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस वाली, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती है, सॉल्यूशन एल्कालाइन होते जाता है, ठीक है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और जो एनोड है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में एल्केन रिलीज होगा। समझ में आ गया।
तो ये कुछ एग्जांपल हमने कर लिए कौन से, हमारे सेकंड केस के, जिसमें भी एक्वियस सॉल्यूशन जब भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा किसी भी सॉल्ट का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम क्या करेंगे, वो जो दो हमने ऑर्डर पढ़े थे, एक एनोड के और कैथोड के, बस वो ऑर्डर याद रखना है। कैथोड वाला तो वही ऑर्डर है जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा हुआ था, एनोड वाला जो ऑर्डर है वो बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपने वो दोनों ऑर्डर कर लिया तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हो जाएंगे बेटा। ठीक है, बस जहां पर कॉन्सेंट्रेशन अगर कहीं पर बहुत ज्यादा हाई लिखा हुआ रहेगा किसी आयन का, तो उसकी रिएक्शन करा देना। स्पेशली सल्फेट के लिए आपको याद रखना है, क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाले क्वेश्चंस बहुत जगह पर आपको दिखाई देंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिसाइड करने वाले हैं वो है केस 3। केस 3 में प्रोडक्ट देखने के लिए हम एक्चुअल में कौन सा केस ले रहे हैं बेटा, एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस ले रहे हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड कहने का मतलब क्या है, जहां पर इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इलेक्ट्रोड भी ऐसे मटेरियल का बना होगा, ऐसे मेटल का बना होगा जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता होगा। जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा तो आपको यह अज्यूम करना है कि वहां पर क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड मटेरियल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आपको मान लेना है कि वो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो क्वेश्चन में साफ साफ लिख कर देगा। ठीक है ना, तो आप पहली चीज तो आपको क्या सीख लेनी है कि इफ, इसको पहले लिख लेते हैं बेटा, इफ इलेक्ट्रोड इज नॉट मेंशन्ड, इफ इलेक्ट्रोड इज नॉट मेंशन्ड, अगर क्वेश्चन में आपके लिए इलेक्ट्रोड को मेंशन करके नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप क्या अज्यूम कर लोगे, आप अज्यूम करोगे कि उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड में जनरली हम कौन सा एग्जांपल देखते हैं, प्लैटिनम का, क्योंकि वो इजीली किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, एसिड बेस के साथ भी इजीली रिएक्ट नहीं करता। ठीक है ना, तो प्लैटिनम जैसा हम इनर्ट इलेक्ट्रोड मान लेंगे। क्वेश्चन में अगर प्लैटिनम देता है तो वो इनर्ट ही है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कुछ अलग मेटल दे रखे हैं तो हमें डिसाइड करना होगा उस मेटल की रिएक्शन होगी या नहीं होगी। पहली चीज, कैथोड में मेटल का रिडक्शन नहीं होता, मेटल आयन का होता है। ठीक है ना, कैटायन का होता है रिडक्शन, मेटल का नहीं होगा। निगेटिवली चार्ज वाला मेटल नहीं बनेगा कैथोड में। मेनली हमें जो डिसाइड करना होता है वो किस में डिसाइड करना होता है, एनोड में, कि एनोड में इलेक्ट्रोड का, मेटल का जो इलेक्ट्रोड मटेरियल है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कोई सोडियम जो है वो इसमें रिडक्शन नहीं होगा मेटल के इलेक्ट्रोड का, ये ऐसा नहीं कि सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, या ऐसा नहीं कि ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कॉपर के निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज नहीं होती। ठीक है ना, मेटल ऐसे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ऐसे नॉर्मली नहीं बनाते, किसी किसी केस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनते हैं, बट यहाँ पर कभी नहीं बनाना है आपको। ठीक है, तो मेनली जो चीज आपको डिसाइड करनी है कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉपर इलेक्ट्रोड है, मर्क या सिल्वर इलेक्ट्रोड है या निकल इलेक्ट्रोड है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। रिडक्शन में तो नहीं करेगा, मेटल इलेक्ट्रोड नहीं करेगा, कैटायन कर सकता है, इलेक्ट्रोड नहीं करेगा। ठीक है ना, मेनली एनोड में जो मेटल वाटर के बाद आएंगे वो एनोड, वो वाले मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो एनोड पर क्या ध्यान देना है आपको, जो मेटल, ठीक है, जो मेटल इलेक्ट्रोड, मतलब अगर उनको इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया है, जो मेटल इलेक्ट्रोड H2O के बाद है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड H2O के बाद वाले, मतलब ये यूजुअली हमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो कॉपर और सिल्वर का देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है ना, वो कॉपर और सिल्वर का देखने को मिलेगा। ठीक है, H2O के बाद है, उनका ऑक्सीडेशन वाटर से पहले होगा, उनका ऑक्सीडेशन H2O के पहले होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। समझ में आ गया, मतलब अगर कहीं पर कॉपर का इलेक्ट्रोड एनोड दे रखा है और वाटर दे रखा है, तो वाटर से पहले अब किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कॉपर का। सिल्वर और H2O दे रखा है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सिल्वर के इलेक्ट्रोड का रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया, कैथोड में बहुत ज्यादा हमें कभी कराना नहीं पड़ता मेटल का रिएक्शन। हाँ, मेटल के कैटायन का एक केस आपको ध्यान रखना है, कौन सा, जहां पर भी मरकरी को एज अ कैथोड क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है,
वहां ये मरकरी की तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ये मरकरी किसकी रिएक्शन करा देगा, Na+। अगर इन केस क्वेश्चन में Na+ दे रखा है तो Na+ का रिडक्शन हो जाएगा वाटर के पहले, ठीक है। Na+ का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और ये Na क्या बना लेगा, ये एमेलगम बना लेगा, ठीक है, ये एमेलगम बना लेगा। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, अगर मरकरी को ऐसा कैथोड लेंगे तो ये क्या करेगा, Na+ की रिएक्शन वाटर के पहले करा देगा। नॉर्मली वाटर और Na+ में रिएक्शन वाटर की होती, क्योंकि वाटर बाद में आता है Na+ के, लेकिन अगर मरकरी को ऐसा कैथोड लिया तो Na+ की रिएक्शन वाटर के पहले हो जाएगी, ठीक है, वाटर के पहले होगी। समझ में आया। तो यहाँ वाटर से पहले अब आपको Na+ की रिएक्शन करा देनी है। तो यहाँ इलेक्ट्रोड थोड़ा अलग कैसे है, ये एनोड वाले इलेक्ट्रोड से कैसे अलग है, एनोड के इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहाँ पर उसका वो खुद रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, Na+ आयन को रिडक्शन में पार्टिसिपेट करवा रहा है, ठीक है। तो मरकरी जहां पर कैथोड दिया हुआ रहेगा वहां केयरफुल रहना है। अगर सॉल्यूशन के अंदर Na+ है, Na+ है ही नहीं तो आ थोड़ी ना जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन के अंदर Na+ है तो ऐसे केस में फिर Na+ की आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी अभी डिस्कस करेंगे बेटा, समझ में आ गया। मेनली जो मेटल इलेक्ट्रोड की आपको रिएक्शन देखनी होती है वो केवल कहां पर देखनी है, एनोड पर देखनी है, क्योंकि एनोड पर उनका ऑक्सीडेशन ईजी हो सकता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जो पहला एग्जाम्पल देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक्वेस USO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। हमने एक्वेस कॉपर सल्फेट का अभी थोड़ी देर पहले देखा था रिएक्शन, लेकिन वो इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ था। अगर क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड देता है तो वो इनर्ट है, वहां नॉर्मल एक्वेस USO4 वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको साफ साफ मेंशन कर दे एक्वेस USO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो यहां ध्यान से देखना बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा किसका, एनायन का, SO4 2- का, H2O का, लेकिन अब इलेक्ट्रोड भी है तो यहाँ कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। कैथोड में कौन है, कैथोड पर कैटायन होगा, कैटायन होगा तो ये Cu2+ होगा, Cu2+ के साथ, क्योंकि एक्वियस है तो कंपटीशन में वाटर भी होगा, लेकिन यहाँ कॉपर नहीं लेना है, ऐसा कॉपर नहीं ले लोगे, कॉपर का रिडक्शन नहीं होगा, Cu2+ का रिडक्शन हो सकता है। दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जो पॉजिटिवली चार्ज चीज है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ठीक है ना। मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, न्यूट्रल जब वो है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, उसके कैटायंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कॉपर को कंपटीशन में नहीं लेना है। तो हमने क्या बोला था, कंपटीशन में हम किसको लेंगे, मेटल इलेक्ट्रोड को, कहां पर, एनोड पर, ठीक है ना, कैथोड पर नहीं, कैथोड पर सिर्फ कैटायंस को ले सकते हैं, ये कैटायन नहीं है, यहाँ सिर्फ कॉपर है, न्यूट्रल कॉपर इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि SO4 2- और H2O में पहले किसकी रिएक्शन होती, अगर इन केस यहाँ कॉपर नहीं होता, मान लेते हैं कॉपर नहीं होता, तो SO4 2- और H2O में किसकी रिएक्शन होती, H2O की। लेकिन अब H2 और कॉपर में रिएक्शन कॉपर की होगी, क्योंकि कॉपर H2O के बाद है, क्लियर है ना। हमने क्या बोला, यहां पर ये जो कॉपर है ये H2O के बाद है, ठीक है ना, तो रिएक्शन किसकी होगी, कॉपर की होगी, ठीक है ना। तो यहाँ ना तो SO4 2- तो वैसे ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको वाटर डोमिनेट कर जाता, लेकिन अब वाटर को कौन डोमिनेट करेगा, कॉपर डोमिनेट कर जाएगा, कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पर देखते हैं Cu2+ और H2O में कौन डोमिनेट करेगा, Cu2+, क्योंकि कैथोड का जो सीरीज देखा था हमने उसमें H2 के काफी बाद में आता है Cu2+, तो Cu2+ की रिएक्शन होगी, H2O की नहीं। तो आपको क्या दिखेगा, कॉपर का ही हमें ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन करा के Cu2++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और Cu2+ का ही रिडक्शन कराना है, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखेगा, दोनों जगह जस्ट रिवर्स रिएक्शन हो रही है। बहुत ही स्पेशल केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये मेटलर्जी वाले चैप्टर में पहले पढ़ाया जाता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। लेकिन अब मेटलर्जी चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये केस अभी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ होता क्या है, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ही रिडक्शन होगा, क्यों होगा समझ में आ गया। यहाँ इलेक्ट्रोड के आ जाने के कारण, कॉपर इलेक्ट्रोड के आ जाने के कारण कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन तो पहले भी हो रहा था, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड थे तब भी कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, बट अब ऑक्सीडेशन भी कॉपर का हो रहा है। तो एक्चुअल में मेटलर्जी में
प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए इसको यूज करते हैं, इस वाली रिएक्शन को, इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं, जो इम्प्योर कॉपर होता है उस इम्प्योर कॉपर का बहुत बड़ा पोर्शन ले लेते हैं, बहुत बड़ा इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ठीक है, एनोड की तरह। ये किसकी तरह काम करेगा? इम्प्योर कॉपर एनोड की तरह। और ये जो प्योर कॉपर होता है ये क्या होता है बेटा? कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड ही है, बस ये अलग बात है कि एक इम्प्योर है और एक प्योर है। कॉपर सल्फेट में डिप करके रख देंगे तो यहाँ से क्या होगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या पढ़ रखा है हमने? ऑक्सीडेशन होगा। ये Cu2 प्लस Cu2 प्लस बन के सोल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर Cu2 प्लस वापस से इस रिडक्शन के बाद इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएगा। तो अगर 2 मोल Cu2 प्लस के सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो सॉल्यूशन से 2 मोल Cu2 प्लस के डिपॉजिट हो जाएंगे किस पर? इस इलेक्ट्रोड पर। तो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, जो इम्प्योर कॉपर होता है, उसका मास कम होते जाता है, क्योंकि वो डिसॉल्व होते जाएगा किस में? सॉल्यूशन के अंदर। और फिर सॉल्यूशन से Cu2 प्लस कहाँ ट्रांसफर होने लगता है? इस कैथोड वाले प्योर कॉपर के ऊपर, बिल्कुल प्योर कॉपर यहाँ डिपॉजिट होने लगता है। तो वहां से जितना भी कॉपर है वो पूरा शिफ्ट होके इस वाले इलेक्ट्रोड का मास बढ़ाकर यहाँ पर पूरा प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरीके से हम कॉपर को प्यूरिफाई कर लेते हैं, और जितनी भी इंप्योरिटीज रहेगी इसके अंदर, जो भी इंप्योरिटीज रही होगी वो रिएक्शन के बाद इसके नीचे आ जाती है, क्योंकि जो इंप्योरिटीज हैं वो तो अब डिपॉजिट नहीं होगी उस कॉपर के साथ। यहाँ से जैसे कॉपर यहाँ जाएगा वहां से इंप्योरिटीज ये यहाँ कहाँ हो जाएगी? सॉल्यूशन में जाके डिपॉजिट हो जाएगी। उसके साथ अब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं, बस उसके अंदर फंसा हुआ था, उस कॉपर के ब्लॉक के अंदर जो इंप्योरिटीज फंसी थी वो अब नीचे आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा? तो इसमें क्या होता है, इम्प्योर कॉपर का जो एनोड है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर का जो एनोड है, ठीक है, यहाँ मास ऑफ एनोड क्या होता है? टाइम के साथ कम होता है। यहीं पर मास ऑफ कैथोड जो होगा, जो कि प्योर कॉपर है, उसका मास क्या होगा? बढ़ेगा। और होता क्या है, अगर एक Cu2 प्लस सोल्यूशन में गया है तो सोल्यूशन से एक Cu2 प्लस बाहर उस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट भी होगा कैथोड पर। अगर इसमें 100 Cu2 प्लस बनकर गए तो वहां से 100 Cu2 प्लस सोल्यूशन से बाहर निकलकर इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। मतलब CuSO4 सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आता है बेटा कि CuSO4 सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो चेंज नहीं होता। तो कई बार क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए वो कैसे दे देता है कि कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। शुरुआत में अगर वो 1 मोलार था तो बाद में कितना रहेगा? 1 मोलार ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना Cu यहाँ पर ट्रांसफर होगा सॉल्यूशन के अंदर उतना ही Cu डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पर? कैथोड पर। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना, समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला केस है बेटा। इसके अलावा 2 एग्जांपल और देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोड वाले केसेस में अगर आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं तो वो इसी से है, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ यूज होता है? मेटलर्जी में यूज होता है। एप्लीकेशन में इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन मेटलर्जी। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करते हैं। समझ में आ गया? बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एनोड का रिएक्शन क्या है, कैथोड का रिएक्शन क्या है, इम्प्योर कॉपर क्या होता है, प्योर कॉपर कैथोड होता है या एनोड होता है, सॉल्यूशन में क्या लेते हैं, सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट होता है उसका सॉल्यूशन चेंज होता है या नहीं होता। इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरे केस पर आते हैं बेटा। दूसरा केस क्या है? एक्वियस EgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पर एनोड पर कौन ले लेंगे? एनायन, मतलब हो जाएगा NO3 माइनस, और कैथोड पर क्या ले लेंगे? कैटायन Ag प्लस। क्योंकि एक्वियस दिया हुआ है तो कंपटीशन में साथ में और कौन रहेगा? H2O। अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया हुआ रहता तो इसी से हम आंसर निकाल लेते, लेकिन अब यहाँ पर Ag इलेक्ट्रोड दे रखा है तो Ag इलेक्ट्रोड को कहाँ पर कंपटीशन में ले लोगे? एनोड पर, कैथोड पर नहीं लेना है बेटा, ठीक है ना, कैथोड पर नहीं लोगे, ठीक। तो यहाँ पर NO3 माइनस और H2O में तो हमें पता है कि H2O की रिएक्शन हो जाती थी, ठीक है। अगर NO3 माइनस और H2O ही होते तो NO3 माइनस नहीं H2O रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, लेकिन अब H2O के साथ Ag है तो सीरीज में Ag क्या था? बाद में आ रहा था। हमने क्या बोला इस सीरीज में? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली चीज है बेटा, जो भी H2O के बाद में होगा वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो मतलब कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा? यहाँ पर Ag रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो एनोड में जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा?
ऑक्सीडेशन होगा, तो Ag के ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा, Ag प्लस बनेगा +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद Ag प्लस और H2O में उस सीरीज में बाद में कौन आता है, Ag प्लस आता है, मतलब रिएक्शन किसकी होगी, Ag प्लस की होगी। तो Ag प्लस का ही यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा और Ag प्लस का ही क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। सॉल्यूशन में अगर AgNO3 रहता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना Ag प्लस बनेगा उतना ही Ag प्लस कंज्यूम भी हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 यहाँ जो है वो चेंज नहीं होगा। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, एक्वियस NiSO4 यूजिंग निकेल इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर एनोड और कैथोड की रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है ना, एनोड पर कौन सी चीज होगी बेटा, एनायन होगी। ठीक है ना, एनायन कौन है, SO4 2 माइनस। कैथोड पर कौन होगा, कैटायन Ni2 प्लस। लेकिन क्योंकि एक्वियस दिया है तो H2O भी साथ में रहेगा। ठीक है ना, और निकेल इलेक्ट्रोड दिया है तो निकेल इलेक्ट्रोड कहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, निकेल इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर सकता है एनोड में। कैथोड में नहीं लेंगे हम उस इलेक्ट्रोड मटेरियल को। ठीक है ना, मेटल के इलेक्ट्रोड मटेरियल को कैथोड में नहीं लेते। ठीक है, अब यहाँ पर SO4 2 माइनस और H2 में हमें पता है कि H2 ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, SO4 2 माइनस तो नहीं। अब H2 और निकेल में उस सीरीज में बाद में आता है H2O के निकेल, तो निकेल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H2O इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ही Ni2 प्लस और H2O में, Ni2 प्लस और H2O में रिएक्शन किसकी हो जाएगी, Ni2 प्लस की, क्योंकि ये H2O के बाद में आता है। ठीक, तो यहाँ पर निकेल का ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ निकेल का ही क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये शुरुआत वाले तीनों एग्जाम्पल एक जैसे ही हैं। ठीक, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट केस है, आपको निकेल वाला केस याद भी नहीं रहेगा तो चलेगा, ये कॉपर सल्फेट वाला केस और Ag वाला केस, क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चन है बेटा, कॉपर सल्फेट और AgNO3, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिए हैं एक्सरसाइज में, और 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी ये वाले क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोड्स वाले, कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी है। तो ये कॉपर सल्फेट और AgNO3, एटलीस्ट ये दो केस आपको पता रहने चाहिए। यूजुअली इसके अलावा और कोई दूसरे इलेक्ट्रोड वाले क्वेश्चन नहीं पूछता वो। ठीक है, हमने केवल कंसेप्ट को समझने के लिए देखा है। सबसे लास्ट में देख लेते हैं ये केस कौन सा है जिसमें मरकरी को ऐसा कैथोड यूज किया है। तो जहां पर एक्वियस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं और मरकरी को ऐसा कैथोड लेते हैं, उसका एक नाम है बेटा कास्टनर केल्नर सेल। अगेन ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है NaOH की प्रिपरेशन में, इसलिए इस सेल को अलग ही नाम देते हैं, और इसकी रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनोड में कौन हो जाएगा, एनायन। एनायन कौन है, Cl माइनस, और कौन है, H2O। यहाँ पर क्या दिख रहा होगा आपको, Hg को सिर्फ ऐसा कैथोड लिया है, एनोड नहीं लिखा है बेटा। ठीक है, तो एनोड में गलती से मत ले लेना उसे। ठीक है, दूसरी चीज कैथोड में क्या है, Na प्लस कैटायन होगा, लेकिन एक्वियस मेंशन है इसलिए क्या हो जाएगा, H2O, लेकिन साथ में और कौन है, मरकरी। लेकिन जब मरकरी को ऐसा कैथोड लिया है तो मरकरी खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो किसकी रिएक्शन कराता है, Na प्लस की रिएक्शन कराता है। ठीक है ना, यहाँ Cl माइनस और H2 में हमें पता है कि H2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, Cl माइनस करता है। ठीक है ना, Cl माइनस उस डिस्चार्ज वाली सीरीज में बाद में था H2 के। वैसे ही Na प्लस और H2 में नॉर्मली तो H2O करता है, लेकिन जब मरकरी को ऐसा कैथोड लेंगे, मरकरी को जब ऐसा कैथोड लेंगे तो Na प्लस की रिएक्शन हो जाएगी, वाटर की नहीं। अब यहाँ पर जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Cl माइनस के ऑक्सीडेशन से ये बनेगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा कौन बेटा, Na प्लस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaHg में, ये एमेलगम में कन्वर्ट होगा। एक्चुअल में इस एमेलगम की रिएक्शन करवा के भी हम NaOH बनाते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, H2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, NaOH बन जाता है, Hg अलग हो जाता है, और यहाँ पर H2 बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में NaOH को प्रिपेयर करने के लिए कास्टनर केल्नर सेल भी यूज होता है, और वो एक्वियस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस भी यूज होती है। वो दोनों चीजों से हम NaOH बना सकते हैं। वहां सॉल्यूशन के अंदर ही NaOH बन रहा था, यहाँ पर पहले ये एमेलगम बनता है, फिर इस एमेलगम की हाइड्रोलिसिस करवा के फिर हम NaOH बना लेते हैं।
समझ में आया? तो ये केस बाकी सारे इलेक्ट्रोड के केस से बिल्कुल ही यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो दूसरे आयन को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो थ्योरी है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 4-5 इजी से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस पोर्शन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा? एक्वस NaCl, ठीक है ना? ये जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है ये होता है एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में हमें क्या बोला है? इज करेक्ट, Cl2 इज फॉर्म्ड एज एट कैथोड। बिल्कुल नहीं, Cl माइनस का तो क्या होगा? अगर हम एनोड पर रिएक्शन देखें तो Cl माइनस और H2O में ऑक्सीडेशन किसका होगा? Cl माइनस का, तो Cl2 बनेगा, लेकिन वो एनोड पर बनेगा, तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दूसरा, OH माइनस इज फॉर्म्ड एट कैथोड। कैथोड पर रिएक्शन देख लेते हैं, कैथोड पर Na प्लस और क्या है? H2O। Na प्लस और H2O में रिएक्शन किसकी होगी? Na प्लस की रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी H2O की, क्योंकि Na प्लस के बाद में आता है। H2O का जब रिडक्शन करा देंगे तो H2 बनेगा और क्या बनेगा? OH माइनस बनता है। तो OH माइनस इज फॉर्म्ड एट कैथोड, ये स्टेटमेंट सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड बोला है O2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, कहीं पर भी O2 नहीं बनता। फोर्थ, H2 इज फॉर्म्ड एट एनोड, बिल्कुल गलत। H2 बनता है लेकिन कैथोड पर बनता है, एनोड पर नहीं। समझ में आ गया? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, हमने सॉल्व करके देखा है बेटा इस एग्जांपल को, ठीक है? बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं। आगे क्या बोला है? द गैस इवॉल्व्ड एट एनोड। एनोड पर कौन होता है? एनायन होता है। एनायन कौन है? SO4 माइनस, बट क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 दिया है या एक्वियस दिया है तो H2O भी साथ में है। SO4 माइनस और H2O में रिएक्शन हमेशा H2O का होता है। H2O के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? O2 गैस बनता है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एक्वियस EgNO3, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था बेटा, कैरीड आउट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। यहां पर एक्टिव इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि एनोड में कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो एनोड में किसकी रिएक्शन होती है बेटा? एनायन की। एनायन कौन था? NO3 माइनस, क्योंकि एक्वियस है तो साथ में वाटर भी कंपीट करेगा। लेकिन Ag इलेक्ट्रोड बोल रखा है तो एनोड में मेटल का इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट कर सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। NO3 माइनस की रिएक्शन तो कभी नहीं होती H2O के पहले, तो NO3 माइनस तो पहले भी नहीं होता। लेकिन अब H2O की रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कौन आ गया है? Ag। रिएक्शन अब किसकी हो जाएगी? Ag की हो जाएगी। Ag का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन एनोड पर। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है बेटा, तो ये Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा Eg बनेगा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स एट एनोड व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड? अब एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो एक्वियस CuSO4 की रिएक्शन करा रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एट एनोड, फिर से एनोड की रिएक्शन बोली है। तो एनोड पर क्या होता है? एनायन। एनायन कौन होता है बेटा? SO4 माइनस। SO4 माइनस और कौन हो जाएगा? H2O, ठीक है ना? SO4 माइनस और H2O में रिएक्शन किसकी होगी? H2O की होगी। एनोड पर H2O का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? O2 बनेगा। H2O के ऑक्सीडेशन से O2 बनेगा। तो H2O के ऑक्सीडेशन से O2 कहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड व्हेन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, फिर से एक्वियस CuSO4 बोला हुआ है, लेकिन आगे क्या बोला है? यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, और रिएक्शन किस में पूछा हुआ है? एनोड पर पूछा हुआ है। तो एनोड पर किसकी रिएक्शन कराते हैं? एनायन की रिएक्शन कराते हैं। तो पहले बस चेक करना है, SO4 माइनस एक्वियस है इसलिए H2O, और कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं इसलिए कॉपर। तो इन तीनों में किसकी रिएक्शन होगी? कॉपर की रिएक्शन होगी। SO4 माइनस और H2O में तो H2 होता है, H2 और कॉपर में कॉपर डोमिनेट कर जाएगा, कॉपर की रिएक्शन होगी। कॉपर के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बेटा? एनोड पर Cu2 प्लस बनेगा,
ठीक है ना, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है थर्ड वाला केस। तो ये क्या हो जाएगा, Cu बनेगा किसमें, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ठीक, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़े अलग तरीके से पूछा है। अब यहाँ कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस दे रखा है, कंपाउंड सॉल्यूशन में क्या बन रहा है ये पूछा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 platinum wires dipped in CuSO4 solution taken in a beaker and then connected to a battery. The blue color of the copper sulfate disappeared. यहाँ सॉल्यूशन में क्या बोला है, CuSO4 है, यहाँ क्या बोला है, CuSO4 दिया हुआ है सॉल्यूशन। आगे क्या बोला है, disappeared and a gas was found to be evolved at one of the electrode. The solution in the beaker now contains. तो पहले देख लेते हैं एनोड पर रिएक्शन कौन सी होगी। एनोड पर कौन होगा, एनायन होगा, SO4 2 माइनस, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड था, SO4 2 माइनस और H2O में रिएक्शन, SO4 2 माइनस की नहीं H2O की होगी। कैथोड में कौन कौन है, Cu2 प्लस कैटायन, और साथ में कंपटीशन के लिए और कौन रहेगा, H2O रहेगा। Cu2 प्लस और H2O में पहले रिएक्शन किसकी होगी, Cu2 प्लस आयन की होगी, H2O की नहीं। ठीक है, अब ये H2 का जब ऑक्सीडेशन होगा तो H2 के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, यहाँ पर बनता है O2, फिर बनता है 4H प्लस, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही यहाँ Cu2 प्लस का क्या हो रहा है, Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या पूछ रहा है, द सॉल्यूशन इन द बीकर नाउ कंटेंस, मतलब फाइनली जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो बीकर के अंदर कौन बचेगा। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि O2 तो उड़ जाएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, H प्लस ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, और सॉल्यूशन में पहले से क्या है SO4 2 माइनस है, तो H प्लस बन गया है सॉल्यूशन में, और SO4 2 माइनस सॉल्यूशन में पहले से ही था। ये दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, H2SO4 प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि अब बीकर में क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलिसिस में दो तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। एक ये पूछता है थियोरेटिकल क्वेश्चंस कि एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा ये पूछता है कि उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अमाउंट क्या होगा। तो वो तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हम बाद वाले लेक्चर्स में सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट निकालने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे इस वाले लेक्चर्स को, अगर आपने ध्यान से कवर कर लिया है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं रीजंस इनके क्या क्या हैं। हमारे केस 1 में अलग तरीके से, केस 2 में अलग तरीके से, केस 3 में अलग तरीके से रिएक्शन जो हम करवा रहे थे उनके रीजंस क्या हैं। ठीक है, तो हर जगह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने आंसर नहीं निकाला है। कुछ जगह दिख रहा होगा कि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन SO4 2 माइनस था, कहीं पर इलेक्ट्रोड आ रहा था, तो हर जगह हमने इनॉट के हिसाब से, हर केस में हमने इनॉट के हिसाब से आंसर नहीं निकाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से आंसर नहीं निकाला है। इसीलिए हमें रीजंस बहुत सारे पढ़ने हैं कि कौन सी जगह पर जो रिएक्शन हो रही थी वो किस रीजन के कारण हो रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। बाय बेटा।